तो नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हैं क्या है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या? तो इसमें लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना यानी जब संविधान बनाया गया था तब जो मेन चीज़ जो थी वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित थी। किस पर? एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ना, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? लोक कल्याणकारी, मतलब लोगों के वेलफेयर स्टेट के लिए इसका व्याख्या की गई है। तो ये पार्ट 4 में है और आर्टिकल कितने हैं? 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो है तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो जाता है। तो इसमें भारतीय संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है और 4th ए में जो है वो डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। तो संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है इनमें। और निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है ना। और इसके बारे में देख लेते हैं। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व का यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य होता है। राज्य निदेशक तत्व के वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा गया है। तो एक एक करके हम इनके आर्टिकल्स का वर्णन करेंगे, देखेंगे आर्टिकल्स में क्या कहा गया है लोगों के। एक एक करके आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, यानी डिफाइन स्टेट एज सेम एज आर्टिकल 12 अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज डिफाइंस। मतलब ये आर्टिकल 36 और 12 जो राज्य की परिभाषा से संबंधित है, आर्टिकल 36। आगे देखते हैं 37 क्या कहता है। 37 कहता है नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी मैं इंग्लिश में बताती हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट एज दिस इन दिस पार्ट। यानी जो 36 है वो क्या है? वो कहता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तन इनफोर्सेबल ना हो, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फोर्सेबल हैं यानी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनफोर्सेबल है। ठीक है, लेकिन ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य ऐसे कर्तव्य बनाएगा जिससे लोगों के कल्याणकारी हित में हो। आगे देखते हैं राजनीतिक न्याय से संबंधित परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। दूसरा है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास। यानी ऐसा कोई राज्य काम नहीं बनाएगा जिससे किसी भी लोगों के साथ भेदभाव हो। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की जाएगी और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। जो असमानता है तब सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अब मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। इफ authorize the state to secure a social order for the promotion of the welfare of people। यानी लोगों के समानता के लिए ही काम किए जाएंगे और असमानताओं जैसे संबंधी उनको अबॉलिश कर जाएगा, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा लोगों के साथ। 39 देखते हैं। 39 हम देख लेते हैं कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व जो हैं वो क्या है। 39 में कहा गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित विवरण का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण,
स्त्री व पुरुषों का समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कोई व्यक्ति, कोई स्त्री और पुरुष जो काम करते हैं तो उनमें समानता का अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप औरत हो, औरत को कम पैसे मिलेंगे, या आप आदमी हो तो आदमी को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वेज, ऐसा कानून बनाया गया है, ऐसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है। और आगे है, बालकों को स्वतंत्र और गर्मामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी, जो कि बालकों और अल्पआयु व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करता। तो ये जो है, ये जो आर्टिकल जो दिया गया है, तो वो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, इसमें शामिल किया गया है। और इसका इंग्लिश में देख लें, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोवेड बाय द स्टेट, यानी ऐसी पॉलिसी स्टेट बनाएगा जिससे किसी भी, कोई भी व्यक्ति उनके अधिकार से, अपने अधिकारों से वंचित ना रह सके। 39 का देख लेते हैं। 39A जो है उसमें क्या कहते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, यानी समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा यही है कि गरीब हैं, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अधिक अमीर होता जा रहा है। लेकिन ये क्या है, ये आर्टिकल 39K में कहा गया है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, यानी किसी के भी साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, समान अवसर दिए जाएंगे सबको, और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी, गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। तो ये कब कहा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो उसमें इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 40 देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व प्राधिकार, यानी कि देश में, राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस तरह से होगा उसका इसमें वर्णन किया गया है। 41 देख लेते हैं। कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। है राइट टू वर्क हो गया, इसमें राइट टू एजुकेशन हो गया, है ना, और लोक कल्याण सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बच्चा ना रहे जिसको शिक्षा से वंचित किया जाए, और ऐसा कोई कानून ना हो जिससे काम करने पर उसे पैसा नहीं दिया जाए, है ना। बेरोजगारी को ख़त्म करने का ये उपबंध किसने किया, तो राज्य ने उपबंध करे। 42 क्या कहता है, 42 में कहा गया है कि प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, इसमें कहा गया है कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध है। यानी इसमें कहा गया था कि कार्य करते समय किसी भी तरह का अगर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट हैं तो उसको 6 मंथ की अपनी केयर करने के लिए और बेबी की केयर करने के लिए उन्हें 6 मंथ की मैटरनिटी लीव दी जाएगी, जिन पर क्या है उस पर उसको पैसा दिया जाएगा और 6 मंथ तक उस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये 42 जो है वो मैटरनिटी लीव का भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 33 देखते हैं, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और एवं कुटीर उद्योगों का विकास। इसमें कहा गया है कि लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर, यानी जो कर्मचारी हैं उनको निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का विकास करना है, कि जो कर्मचारी हैं उनको मजदूरी के उनको काम के अनुसार उनको पैसा दिया जाएगा और वो अपना कुछ भी कुटीर उद्योग का अपना कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके ठीक ठाक से। 43A देखते हैं कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, जो कि अनुच्छेद ये अमेंडमेंट हुआ था 42, है ना, 1967 में उसमें कहा गया था। तो 43 का वो है प्रिंसिपल पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, है ना, कि राज्य जो है इंडस्ट्री का वो मेंटेन करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सके। 43B देख लेते हैं। 43 में कहा गया है कि
बी में कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि सहकारी समितियों का उन्नयन। तो सरकारी समितियों का उन्नयन जो है वो पहले नहीं था, वो 1977 जो है अमेंडमेंट हुआ था, जो कब हुआ था 2011 में हुआ था, उसमें ये सहकारी समितियों का उन्नयन का व्याख्या की गई है उसमें। 44th देख लेते हैं। 44th में कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, यानी क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, यानी कि स्कूल देख लीजिए, स्कूल में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसमें भी एक कोड रखा है कि सिविल कोड रखा है कि यानी सारे विद्यार्थी जो है एक यूनिफॉर्म में आएंगे, है ना, उसी से रिलेटेड है, तो उसी से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं इसको। 45 कहता है कि प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड इक्वल एजुकेशन टू चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ठीक है, इसमें कहा गया 6 से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल करना, है ना। वो अमेंडमेंट कब किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2002 में हुआ था। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 46 देखते हैं। 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, कि किसी भी तरह का जो हमारे इसमें है इंडिया में, जैसे अदर कास्ट के जो लोग होते हैं, जैसे SC ST माइनॉरिटीज़, है ना, इनके लिए क्या है विशेष प्रोविजंस बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे इनको आरक्षण दिया जाए, जिससे क्या है कि जो 4th लेवल जो हायरार्किकल सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो कैटेगरी है वो 4th कैटेगरी में आती है, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो 1989 में भी एक एक्ट बनाया गया है, तो एट्रोसिटी एक्ट जो है वो किसी भी तरह का कोई भी इन पर अत्याचार नहीं करेगा, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1989 में। आगे देखते हैं 47 क्या कहता है। 47 कहता है ड्यूटी of the state to rise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health। लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय व हानिकारक नशीली पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना, यानी ऐसा कोई कानून नहीं बनाना जिसमें हानिकारक और जो नशीले पदार्थ हैं, है ना, तो ये क्या है, ये राज्य का कर्तव्य है कि ऐसा देश में ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे किसी भी व्यक्ति पर कोई हानि पहुँचे। आगे देखते हैं 48 में कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो कृषि और पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना और गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिश्रण और सुधार करना व उसके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना, यानी गौ वध करना, है ना, और पशुओं संबंधी किसी भी तरह का मतलब कुछ गलत करना, इन चीज़ों का राज्य ने लॉ बनाए हैं कि आप ऐसा करोगे तो इसके हिसाब आपको दंड मिलेगा। तो ये जो है वो कृषि और पशुपालन संबंधी आधुनिक वैज्ञानिकरण अपनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं 48 में कहा गया है। 48 में का देख लेते हैं। उसमें कहा गया है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड वाइड, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। तो किसकी रक्षा करना है, तो पर्यावरण के संरक्षण करना, है ना, पर्यावरण का कि ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पर ध्यान देना और वन्य जीवों की रक्षा करना। तो ये किस में दिया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में बनाया गया था, उसमें वर्णन इसका किया गया है। 49 देख लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, कि हाँ प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय स्मारक जो हैं, है ना, जो राष्ट्रीय स्मारक क्या है, हम सभी व्यक्तियों की का ड्यूटीज़ बनती है इन जो स्मारक हैं स्थानों पर उनका संरक्षण करना, कि
कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना और जो जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनकी देखभाल करना। आगे देखते हैं 50 का देख लेते हैं। 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना है। यानी राज्य की जो लोक सेवा जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से पृथक है यानी कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर हस्तक्षेप कर सकती हैं, लेकिन न्यायपालिका पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि जो लास्ट डिसीजन होता है वो न्यायपालिका को होता है। न्यायपालिका एकदम से निष्पक्ष रूप से अपना काम करती है। आगे देखते हैं 51। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु प्रयास करना। यानी कि राज्य का कर्तव्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि पर ध्यान दें। तो दोस्तों ये थे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप एक बार देख लीजिए, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए और इसकी क्वालिटीज़ देख लीजिए। तो दोस्तों हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।